हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारा लास्ट वीडियो है फॉर लेक्चर कैडर्स पेपर सॉल्यूशन ईयर 2021 फॉर केमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 134 से। द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, AlCl3 का क्या नेचर रहता है, यहाँ से Cl नेगेटिव निकाल लेगा, यानी कि आपको क्या देगा यहाँ पे ये Me। मैं थोड़ा खोल के इसको लिखना चाहती हूँ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनने वाला है। ये कार्बन पे आपका Me ग्रुप लगा है, यहाँ पे Me ग्रुप लगा है, यहाँ पे Me ग्रुप लगा है। ये CH2 Cl नेगेटिव बाहर जा चुका है, इस पे पॉजिटिव चार्ज लग गया है। ये कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये अगर कार्बन यहाँ शिफ्ट कर जाए तो ये कार्बन प्राइमरी की बजाय टर्चरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कर दो इसको टर्चरी फिर, ठीक। CH3 CH2 CH3 ये पॉजिटिव हो गया, डन। अब देखिए, अब बेंजीन रिंग को अब इस पे आप अटैक कराइए, ठीक है। ये यहाँ अटैक करेगा और आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो तो यहाँ पे हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन देके चली ही जाएगी। मेन मुद्दा ये है कि बनेगा क्या। यहाँ तक का आपने कॉपी पे जो है पीछे वीडियो को पीछे करके आपने कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये आपका कार्बोकेटाइन बना, ये CH2 CH3 बना। ये आपकी बेंजीन रिंग है ना। इसने यहाँ पे अटैक किया, क्या बन गया देखो, आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे लगा लेते हैं ना, थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज था, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेंजीन रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका CH2 CH3 ये CH3 और ये एक CH3 यही सब लगा हुआ था ना इस कार्बन पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर बेंजीन रिंग जैसा पहले था वैसा का वैसा बना रह जाएगा। और ये इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप और एक ये मिथाइल ग्रुप, ये सब लगा हुआ मिलेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला है। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, द गिवन रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इज। देखिए Br2 का यहाँ पे क्या काम है, अगर एल्कीन के आसपास Br2 होता तो आप समझ लीजिए Br2 Br पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में होगा और ये जाके इस पे अटैक करेगा, ठीक है। ये आपका ये इतने अच्छे आपको रिंग को जो है वो अरेंज करके भी खुद ही दिया हुआ है, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन की जो रिंग होती है उसको भी खुद ही इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है कि हम समझ सकें कि एक्चुअली पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ये Br पॉजिटिव ऐसे करके यहाँ पे लग जाता है। अब आपके नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो वो यहाँ पे अटैक करता है इजिली, Br नेगेटिव Br को बाहर की तरफ झुला देता है कि जाओ तुम आराम से बाहर की तरफ झूल लो बॉन्ड बना के, ठीक है। तो यहाँ पे ये Br आ जाता है। ये आपको पता है कि नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H पॉजिटिव को बाहर फेंक देगा उठा के। किससे आपका ये आंसर मैच हो रहा है, देखिए A से मैच हो रहा है ना। देखिए अगर बाय चांस किसी को नहीं समझ आया है तो मैं फिर से इसको अच्छे से लिख देती हूँ, वैसे जरूरत है नहीं, इतने में समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड आपके यहाँ पे दे रखा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3 नेगेटिव होता है, यहाँ जाके अटैक करेगा कार्बोनिल पे, इस कार्बन पे नहीं, गलत करा दिया ना। ये थोड़ा सा आपका एरो जो है वो ये यहाँ जाके अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स का जब रिडक्शन पढ़ते होते हैं, कह लीजिए अल्कोहल्स का जब हम प्रोडक्शन पढ़ते होते हैं, कह लीजिए सिंथेसिस जब पढ़ते होते हैं, ठीक है। तो ये MgBr पे नेगेटिव, सॉरी MgBr पे पॉजिटिव चार्ज होता है, CH3 पे
नेगेटिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे Cl, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा, क्योंकि देखिए अगर ये Cl यहाँ ना होता, अगर ये Cl यहाँ ना होता तो आप इसमें बस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में पानी डाल देते तो ये Br ने यहाँ से चले जाना था, ये OH बन जाना था। लेकिन उन्होंने बोला कि सेम कंपाउंड के अंदर आपको मैं Cl भी दे रहा हूँ। Cl क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ऑक्सीजन के मन में आया कि क्यों ना मैं अपने नेगेटिव चार्ज को पानी पे खर्च करने की बजाय क्या करूं, इस क्लोरीन को यहाँ से भगाने के लिए करूं और साइक्लाइज हो जाऊं, और क्या करूं, साइक्लाइज हो जाऊं, ठीक है। तो यहाँ ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। 5 क्यों बनाए हैं मैंने, देखो एक तो ये ऑक्सीजन हो गया, 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पे कुछ नहीं लगा हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ, उसको लगा दो। सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, उसको लगा दो। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये रहा और एक ये जो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया था, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन बी से। नेक्स्ट चलिए 137, क्वेश्चन नंबर 137, बेंजल्डेहाइड ऑन रिएक्शन विद दिस फॉर्म्स। ये क्या होता है बच्चों, ये टेबेज रिएजेंट होता है। ये आपका बेंजल्डेहाइड से कैसे रिएक्ट करता है, ये आपका बेंजल्डेहाइड होता है, ये आपका टेबेज रिएजेंट होता है। देखिए ये ऐसे इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, रुकिए, ठीक है। ये आपका PPH3 टेबेज रिएजेंट बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो ये आप जो है याद रख लीजिएगा, अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह जाता तो हमारे पेपर के सॉल्यूशन तो आपके सामने हैं ही, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच, इस कार्बन के और किस कार्बन के बीच में चला जाता है, और ये डबल बॉन्ड उठ के फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में चला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली कार्बन से ये डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन की बजाय ये पूरा ग्रुप आ गया है। यही तो आपका क्या होता है, टेबेज रिएजेंट होता है ना। कहाँ पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाते तो हैं इतना डिटेल में। टेबेज रिएजेंट बहुत फेवरेट होता है एग्जामिनर का, वहां पे भी, ठीक है। ये आपका कंपाउंड बनेगा। देखिए किससे मैच कर रहा है, देखिए आपकी बेंजीन के रिंग के ऊपर कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए हैं। बताइए कहाँ लगे हुए हैं इतने कार्बन, ये तो हो ही नहीं सकता। एल्डिहाइड कैसे छोड़ देगा, PPH3 भी आएगा नहीं आपके प्रोडक्ट में। PPH3 कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो आपका 4 कार्बन 1 2 3 4 सिर्फ इसी में लगे हुए हैं, इसमें सिर्फ 3 कार्बन लगे हुए हैं। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, ये आपको याद ही रखना है। अंडर वोल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या होता है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में NH2 की प्रेजेंस में, सॉरी KOH की प्रेजेंस में NH2 डालते हैं, बेस डालते हैं, बेस की प्रेजेंस में NH2 डालते हैं कार्बोनिल के रिडक्शन के लिए। एक्चुअली किसी का भी रिडक्शन कार्बोनिल का किसी का भी रिडक्शन कंप्लीट कर सकता है, किसी का भी मतलब इसमें आपके जो है कीटोन भी आ गए, एल्डिहाइड भी आ गए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। बहुत अच्छा, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए HI इन रेड फॉस्फोरस चाहिए होता है ना। तो ये कंप्लीट तरीके से आपका रिडक्शन करता है, CH3 आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि बेंजल्डेहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनाता है। प्रोपाइल एसीटेट टू इथेनॉल नहीं बनाएगा, अल्कोहल नहीं बनाएगा ना, कंप्लीट रिडक्शन करेगा जिसको भी उठाएगा। साइक्लोहेक्सेनोन टू साइक्लोहेक्सेनोल अभी तो बताया। देखिए बेंजोफिनोन टू डाइफिनाइल मीथेन, यहाँ पे आपको पता थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ भी कार्बोनिल कोई भी या अल्कोहलिक ग्रुप नहीं बचा, बेंजोफिनोन लिया था। बेंजोफिनोन क्या होता है, ये आपका बेंजोफिनोन होता है, ठीक है। मैंने बोला कि कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, इनको कंप्लीट रिड्यूस करता है कौन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा जब इसके इस कंपाउंड को रखा जाएगा किसकी प्रेजेंस में, NH2 और KOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा आपका, ये देखिए C हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और ये बन गया। ठीक है, बेंजोफिनॉन बन गया ना, बेंजोफिनॉन बन गया ना। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, इसको बेंजोफिनॉन इसको बेंजोफिनॉन बोलते हैं। और ये जो आपका कंपाउंड बना, ये क्या बना आपका, मिथाइल ग्रुप पे 2 फिनाइल ग्रुप लगाए हैं, सो डाइफिनाइल मीथेन। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। एल्डोल कंडेंसेशन होगा, या आपका केनिज़ारो रिएक्शन होगा, रेमर-टेमन रिएक्शन होगा, या कोल्बेस-स्किमिडिट रिएक्शन होगा। देखिए आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में तो क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा एक आपका अल्फा हाइड्रोजन वाला जो मैं लिख के दिखा देती हूँ, है ना, हवा में बात करेंगे तो ठीक नहीं है, ऐसे करते हैं ना, RCH2 CHO और CH2 RCH2 CHO, ये लेते हैं, यहां से हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होके ऑक्सीजन पे, और आपका प्रोडक्ट जो है ऐसा कुछ बनता है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता है, यहां से पानी निकल जाता है और अल्कीन बन जाता है ना। तो क्या इसमें सेम ग्रुप का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है? नहीं, एक तो एज इट इज ही पड़ा हुआ है, तो एल्डोल कंडेंसेशन तो है नहीं। एक्चुअली रेमर-टेमन रिएक्शन तो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, उसमें तो हम फिनॉल पे यहाँ पे CHCl3 लगा के और एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं। कोल्बेस-स्किमिडिट रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन रिंग की रिएक्शन CO2 से करवाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, COOH ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम ग्रुप प्रेजेंट थे, उनका ही ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, ऐसा कुछ हो रहा हो इनमें से किसी में भी। किसमें होता है, कौन रहेगी, केनिज़ारो में क्या करते होते हैं, मान लीजिए ये 2 एल्डिहाइड ले लिए, ये 2 एल्डिहाइड अगर आपने ले लिए, तो क्या करते हैं, बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, एक एल्डिहाइड का तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, और एक का एल्कोहल बन जाता है। तो एक एल्डिहाइड तो बच्चों रिड्यूस हुआ, और एक एल्डिहाइड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। सो बी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं बच्चों, द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो बेंजोइन कंडेंसेशन। कहते हैं इनमें से कौन है जो बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं दिखाता है। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन आपको पहचानना है, इनमें से कौन नहीं दिखाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए। देखिए, बेंजीन पे कार्बाल्डिहाइड लगाया है, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर कार्बाल्डिहाइड लगाया है, ठीक है, आपका CH2 CHO, ठीक है, ये आपका पैराटोल्यूइन कार्बाल्डिहाइड लगाया है, ये आपका फिनाइल इथेनॉल लगाया है। देखिए फिनाइल इथेनॉल, पहले इसको सॉरी फिनाइल, हाँ फिनाइल ही है, इथेनॉल लगाया है, CH3। देखिए कंडेंसेशन वर्ड से समझ जाइए, ये सब छोड़िए, मैं बताती हूँ आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, ये कार्बाल्डिहाइड वगैरह सब भूल जाइए, आपको ये याद भी नहीं करने पड़ेंगे क्या बोले जा रहे हैं। कंडेंसेशन कब होता है, जब आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो। क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है, पानी बाहर निकालना, तो एक OH होना ही चाहिए, दूसरा H तो वो ढूंढ लेगा साइड से पानी बनाने के लिए, ठीक है ना, पानी बनाने के लिए OH चाहिए और H चाहिए ना, तो H तो आपका हाइड्रोकार्बन में कहीं से मिल जाएगा, OH इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आपको कार्बाल्डिहाइड ये सारे कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला कंपाउंड क्या है, इथेनॉल, एल्कोहल दे रखा है, तो सीधा सीधा लगा दो। द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इसका आंसर एस्प्रीन आएगा बच्चों। इसमें क्या है, ये देखिए, ये आपकी एस्प्रीन होती है, क्योंकि उन्होंने पूछा भी यही है कि वो कौन सा इसमें से
आपका स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना। पिक्रिक एसिड किसको कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं जब फिनोल के ऊपर यहाँ सब जगह NO2 लगा हो, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। बारबीटूरिक एसिड क्या होता है? बारबीटूरिक एसिड आपका कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये आपका ऐसा कुछ, सॉरी, ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, उसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। और आपका एस्कॉर्बिक एसिड कैसा दिखता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे भी OH होता है। ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इनमें से किसी में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होता एस्प्रीन को छोड़ के। डी इज द आंसर। 142 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 142 पे क्या कह रहा था? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव फ्रॉम हाईएस्ट रिएक्टिविटी टू लोवेस्ट रिएक्टिविटी आपको जाना है। देखिए, सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करता होता है, रिएक्टिविटी बतानी है, मतलब कि कौन सबसे ज्यादा जो है जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल है जो। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमेशा याद रखिएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो आपके क्लोराइड एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एल्डेहाइड, फिर आपका कीटोन, ठीक है, फिर आपका कीटोन, फिर आपके एस्टर, फिर आपका एस्टर होता है नॉर्मली, ठीक है। सबसे कम आपका अमाइड होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। एसिड दिया हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही रहेगा। ओके, ऑप्शन बी ही है जिसमें एसिड क्लोराइड उन्होंने सबसे आगे लिखा हुआ है, बस आगे आपको सोचना ही नहीं है। वैसे आगे इन्होंने सबसे एंड में देखो अमाइड दे रखा है, एस्टर उसके बाद दे रखा है, इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड दे रखा है, ये एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या कह रहा है कि आपको ये फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है। आपको इसमें देखिए, आपको दिख रहा है 2 NO2 ग्रुप है, तो क्या बोलते हैं इसको, आपको X जो भी रखना है उनमें से, देखिए इन्होंने सीधे ही बोल रखा है कि आपका जो एक NO2 है आपका एज इट इज रखा हुआ है और दूसरा NO2 जो है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। जो दूसरा एसिड है वो आपका रिड्यूस हो चुका है ना। तो अगर दूसरा एसिड आपका रिड्यूस हो चुका है, यानी कि आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाला है, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाला है, एक सेकेंड मुझे, हाँ चलिए, सॉरी, जो आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाला है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक NO2 को रिड्यूस कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि आपका कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, लिमिटेड रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए, LiAlH4 और NaBH4 तो NO2 को छेड़ते ही नहीं है, ठीक है। LiAlH4 थोड़ा बहुत जो है रिडक्शन कर देता है, बट वो फिर NH2 तक पूरा लेके जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये दोनों को रिड्यूस करेगा अगर करेगा। SnHCl का भी यही सीन है, तो बच गया कौन, सिर्फ Na2S। अच्छा, इसमें मैं आपको एसिड एनहाइड्राइड, अगर गलती से मुझे, क्योंकि ना अगली स्लाइड पे जाने के बाद याद आया कि एसिड एनहाइड्राइड, आई होप मैंने ऐसे लिखा हो, है ना, ये एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, ठीक है, ठीक है। ब्यूरेट टेस्ट कौन देता होता है बच्चों? ब्यूरेट टेस्ट वो कंपाउंड देते होते हैं जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। और प्रोटीन्स में, यूरिया क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स, ये तो आपको पता ही होगा। यूरिया क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है ना यूरिया। तो ये भी इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे देंगे, कौन बच गया? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स। 145 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन थैलिक अमाइड इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ Br2 स्ट्रॉन्ग NaOH। ये आपका थैलिक एसिड होता है, ये आपका, ये देखिए
ये आपका थैलिक एसिड होता है, थैलिमाइड होता है सॉरी। इसको जब आप रिएक्ट करवाते हो Br2 और NaOH से, तो बच्चों ये आपकी रिएक्शन जो होती है आपको याद ही करनी होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे NH2, NaBr बाहर निकल जाता है, Na2CO3 बाहर निकल जाता है और पानी भी बाहर निकल जाता है। ठीक है तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? थैलामाइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है 145 का आंसर कितना आ गया? बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर आपको पहचानना है क्या? मैंने यहाँ पे ये एंथ्रेनिलिक एसिड बोलते हैं बच्चों इसको, थैलामाइड ये नहीं होता ना। थैलामाइड तो यही है जो हमने शुरू किया था, तो ये एंथ्रेनिलिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो कंडेंसेशन पॉलीमर किसको बोलते हैं? डेक्रोन को कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। ये आपका कंडेंसेशन प्रोसेस से बना हुआ रहता है। ये आपको पूरा पॉलीमर में सारे आने चाहिए बच्चों। ये एक्रोनाइट्राइल कैसे बनता है, टेफ्लॉन कैसे बनता है, नियोप्रीन कैसे बनता है, ऐसे ऐसे कुछ समथिंग ये आप आगे रिएक्ट करता है, ऐसे नियोप्रीन ऐसे कुछ बनते होते हैं ना। तो आपको सारा का सारा ये पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सेकेंड पेन चूज कर लेने दीजिए। अच्छा, फिर से चूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। उन्होंने बोला है कि आईआर स्पेक्ट्रा जो है आप कंपेयर कर दो, हमको कंपेयर करके दे दो। किस किस का कंपेयर करके दे दो? एसीटोन का, मिथाइल एसीटेट का और विनाइल एसीटेट का। किसका? विनाइल एसीटेट का। ठीक है, विनाइल एसीटेट का। देखिए इसमें क्या रहता है आपको, ये आपका एसीटोन कैसे बनता है? ऐसे। मिथाइल एसीटेट मतलब कि ये आपका मिथाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट मतलब, ठीक है, ये है। अब देखिए फर्स्ट वाले में आपको पता है जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका 1710 से लेके और 1760 तक, 1810 तक एक्चुअली जाता है, वो एनहाइड्राइड के केस में जाता है। एनहाइड्राइड कौन सा? ये तो एस्टर है ना। एनहाइड्राइड के केस में 1810 तक जाती है पीक, पर एनहाइड्राइड हमें दे ही नहीं रखा। 1710 सबसे कम किसकी होती है? हमारे एसीटोन की होती है। ठीक है, ओके। फिर आपका मिथाइल एसीटेट आता है। मिथाइल एसीटेट में क्या है देखिए, अच्छा यहाँ मेरी फोटो आ रही होगी ना, यहाँ से हटा लेते। देखिए इसमें क्या है, देखिए नॉर्मल एसीटोन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हुए थे, यहाँ पर क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला OMe ग्रुप लगा है। आप कहेंगे नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पर यहाँ पर क्या करता है? इसका ऑक्सीजन का -I इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, ओके। तो ये अगर 1710 पे आएगा तो इससे ज्यादा पे आएगा। ठीक है, 1710 पे आएगा अगर कीटोन, तो ये इससे ज्यादा पे आएगा। सबसे ज्यादा पे कौन आएगा? ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रही थी, ऊपर से ये यहाँ पे अल्कीन में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही होगी तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी। ठीक है, तो ये CO बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा तो ज्यादा हाई वैल्यू पे IR की पीक आएगी। ठीक है, यही तो IR का जो मेन प्रिंसिपल है ना, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली किसके बराबर है? बॉन्ड कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड कांस्टेंट जितना ज्यादा मतलब बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो भी हाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 1710 किसका? एसीटोन का, उससे कम मिथाइल एसीटेट का और सबसे कम विनाइल एसीटेट का। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 पे बोल रहा है आपको अमंग द आइसोमेटिक कंपाउंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, चूज द वन हैविंग 1H NMR स्पेक्ट्रम। दो कंपाउंड है, कहते हैं इसी फॉर्मूले से बनाए हुए हैं। ठीक है, एक में तो क्या आ रही है? सिंगल पीक आ रही है, यानी कि आपका जो कंपाउंड होगा उसके सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? सेम है।
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में देखिए 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ये आपका ये 2 मिथाइल हो गया, ये क्लोरोप्रोपेन हो गया। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये नो के नो हाइड्रोजन क्या है, सेम, यानी कि पहला जो कंपाउंड है वो तो यही है। ठीक है, मिल गया। ये किस किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, बी ऑप्शन में भी यही दे रखा है, डी में भी यही दे रखा है। इनके सेकंड जो है वो आपको ठीक से आपको टिक करना है। ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है आपको कि दूसरे कंपाउंड के क्या सीन है, have several peaks including 2 distinct 3 proton signal। कहता है बहुत सारी पीक्स हैं दूसरे वाले कंपाउंड में, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट प्रोटॉन सिग्नल है, 3 प्रोटॉन के एकदम जो सिग्नल है एकदम क्लियर है। वन ऑफ देम, उनमें से एक का क्या सीन है, एक जो है उसकी वैल्यू 1 पे आती है और वो ट्रिपलेट आता है, एंड द अदर अ डबलेट एट 1.5। एक तो ट्रिपलेट आ रहा है, ट्रिपलेट किसकी वजह से आया होगा, उसके साइड में क्या होगा, CH3 पड़ा होगा, यानी कि एक तो CH3 होगा उसमें। ठीक है, दूसरा जो डबलेट आया यानी कि उसके साइड में क्या पड़ा होगा, CH2 पड़ा होगा, है ना। तो देख लेते हैं किसमें CH3 और CH2 दोनों पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट 2 क्लोरोब्यूटेन, ये देखिए 2 क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन CH3 और ये CH3। ठीक है, इसमें CH3 CH2 मिल गया हमें, है ना यहाँ पे। लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू 1.0 ppm पे है, लोअर वैल्यू है ना। ये वाला तो क्लोरीन के आसपास है, तो इसकी वैल्यू तो बढ़ गई होगी 1 से, है ना। अब देखिए दूसरा एक और ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ओहो, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें तो कहीं पे भी CH3 नहीं होगा ना, कहीं पे भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 2 क्लोरोब्यूटेन, ये भी तो हो सकता है, ठीक बात है। अगर दूसरे नंबर पे, अच्छा यहाँ मेरी फोटो आ रही होगी, फिर से वही हाल, यहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, हो गया ये ऑप्शन, तो हमें पता चल गया कैसे नेग्लेक्ट करना है। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2, ये CL, ये तो दोनों सेम दे दिए हैं ना, पर ओफो, अच्छा हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है ना, हमारा तो 2 क्लोरोप्रोपेन से मैच किया है ना ये वाला, तो सीधी सी बात है, फिर तो इसको तो चेक ही नहीं करना है ना, ये तो पहले से ही कैंसिल है बच्चों, और इसको कैंसिल कर दिया हमने क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन की हेल्प से। सो ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, देखिए इसमें उसने आपके सारे ही सिग्नल्स के बारे में नहीं बताया, बस 2 सिग्नल के बारे में बताया। कह रहा उसने बोला सेवरल पीक्स आर देयर, दूसरे कंपाउंड में कह रहा पीक्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुमको सिर्फ 2 की इंफॉर्मेशन देता हूँ, उससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट किसकी वजह से आया होगा, CH2 की वजह से आया होगा, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन क्या हुए होंगे, आपके इक्विवेलेंट हुए होंगे, और इसने साइड वाले को 2Ni+1 फॉर्मूला से स्प्लिट किया होगा, या N+1 लगाते हैं प्रोटॉन में, तो 2 हाइड्रोजन कितनी स्प्लिटिंग करेंगे, 2+1 यानी कि 3 की स्प्लिटिंग करेंगे, यानी कि बाजू वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन का ट्रिपलेट बना देंगे। ठीक है, दूसरा बोला कि एक डबलेट भी आया है, डबलेट किसकी वजह से आया होगा, साइड में क्या लगा होगा उसके, नहीं अच्छा डबलेट, ओके सॉरी, डबलेट बोला ना उसने कि एक CH2 है और दूसरा जो है आपका साइड में कह रहा है एक डबलेट भी आ रहा है, डबलेट किसकी वजह से आएगा, एक देखिए डबलेट आया है तो एक हाइड्रोजन कम की वजह से आया होगा, यानी कि CH की वजह से आया होगा, तो यहाँ पे आपको CH दिख रहा है, यस, CH2 दिख रहा है, यस। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, 149 कहता है ये आपका 1H और F19 कार्बन सॉरी NMR इसका रीड किया, तो बताओ क्या आएगा। देखिए ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, सेम, पर यहाँ पे क्या फ्लोरीन 19, इसकी आई की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये इनको स्प्लिट करेगा, कितने में स्प्लिट करेगा, 2Ni+1, 2 इंटू है कितने फ्लोरीन, एक ही है, आई की वैल्यू 1/2 है, +1,
तो कितना आ गया 2, यानी कि ये 3 हाइड्रोजन का जो एक सिग्नल आना चाहिए था वो फ्लोरीन की वजह से किस में टूट जाएगा, डबलेट में टूट जाएगा। तो देखो डबलेट किस में बना रखा है इन्होंने, 1H पहले लिखना है तो डबलेट आगे लिखा होगा उसने उस ऑप्शन में। ये लो ऑप्शन सी इज द आंसर ओनली। ओके आगे चलते हैं 150। अच्छा ठीक है, इसमें मैं पीछे वाला भी एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, है ना, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे दूसरा तो किया ही नहीं एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखिए ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन सेम है, फ्लोरीन तो एक ही है, एक सिग्नल आना चाहिए था, लेकिन इसके साइड में कौन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, इनका 2Ni+1 फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू आई कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 1/2, तो यानी कि 4, यानी कि ये फ्लोरीन के ये तीनों हाइड्रोजन मिलके फ्लोरीन के एक सिग्नल को 4 में स्प्लिट कर देंगे, यानी कि क्वाड्रेट बनाएंगे, डबलेट और क्वाड्रेट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150, इसके साथ हमारी ये सीरीज इन द सेंस के ईयर 2021 का जो पेपर है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए 13C केमिकल शिफ्ट हैज मच वाइडर रेंज बिकॉज, कहते हैं केमिकल शिफ्ट जो C13 का, देखिए आप ना जब 1H को पढ़ोगे ना तो 1H NMR की वैल्यूज आप 1 ppm या मतलब 0 ppm से लेके मैक्स टू मैक्स आपकी 14 ppm तक पढ़ी जाती है वैल्यू, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जाता है, अगर कभी जाता है आपका प्रोटॉन का जो सिग्नल है, ठीक है। और 13C कहाँ से पढ़ना ही, हम 13C को 0 से लेके कम से कम बता रही हूं मैं 200 ppm तक पढ़ना ही पड़ता है। तो कह रहे हैं कि इसकी रेंज इतनी कम, कार्बन 13 की रेंज इतनी ज्यादा, क्यों? क्योंकि देखिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं पहले तो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डायमैग्नेटिक शील्डिंग दिस ये सब कुछ नहीं, ड्यू टू स्मॉल 13C एनर्जी गैप, ड्यू टू स्मॉल 13 एनर्जी गैप, due to small C13 energy C13 is much larger than 1H due to small C13 energy gap ठीक है, चलिए अब आप मेरे को एक बात बताइए, जब आप शुरू करते हैं का जो NMR है, जो NMR होता है आपका, जब आप NMR का टॉपिक ही पढ़ना शुरू ही करते हैं बच्चों, तो उसमें आपको एक चीज बिल्कुल शुरू में गायरोमैग्नेटिक रेशो के बारे में बताया जाता है। गायरोमैग्नेटिक रेशो में क्या कहता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशो में आपका जो एनर्जी गैप होता है C13 के केस में, गायरोमैग्नेटिक वैल्यू जो होती है आपकी C13 के लिए 13C के लिए 1H के मुकाबले में गायरोमैग्नेटिक रेशो की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, इसके लिए आपका 42.5 समथिंग होती है 1H के लिए। तो 13C के केस में ये गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू बहुत कम होती है। बहुत कम होने का मीनिंग ये है कि जो 2 एनर्जी लेवल्स बनने हैं आपके न्यूक्लियस के लिए उसमें एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही स्मॉल है। क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ये किसकी वजह से होता है, ये आपका देखिए ये तो पता चल गया कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये सब पे नहीं जाना, एनर्जी गैप पर ही कॉन्सेंट्रेट करना। अब ये कहता है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमैग्नेटिक शील्डिंग ऑफ 13 कार्बन इज मच लार्जर देन 1H। डायमैग्नेटिक शील्डिंग कहाँ से आ गई, आप ये देखिए, डायमैग्नेटिक अगर ये होता यानी कि आपका इसकी जो आई की वैल्यू है, स्पिन की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 0 हो जाती, ठीक है। और ऐसे में ये क्या होता आपका NMR इनएक्टिव होता, यानी कि कार्बन 13 पैरामैग्नेटिक तो है, और ये कह रहे हैं कि स्मॉल एनर्जी गैप सिर्फ इस वजह से आपका कार्बन 13 में जो है वो बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि कार्बन 13 में पैरामैग्नेटिक शील्डिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कार्बन का साइज बड़ा हो गया ना। पैरामैग्नेटिक शील्डिंग मतलब जो आपके न्यूक्लियस को शील्ड करके रख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे जो होते हैं वो जो शील्ड करके रख रहे हैं वो बहुत ज्यादा होती है, कहता है कार्बन 13 में। हाँ यही होता है, रीजन ही ये है इसका, ठीक है। तो ये आपका एकदम बेसिक NMR का कॉन्सेप्ट है। ओके
ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी हम लेक्चर कैडर, एचपीटी, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे ही पेपर्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन केमिस्ट्री के लिए आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इस फोन नंबर को जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।